हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं आपकी लाली वर्मा मैडम मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हैं और साथ ही साथ ये उम्मीद, आशा, प्रार्थना और दुआ भी करती हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने आप का ध्यान रखकर सभी कार्यों को कर रहे होंगे, क्योंकि चमकना है ना शुक्र तारे के समान। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स इसी तरह से हर एक विषय के वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करता रहेगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं। बता दूं कौन कौन सी? ओके, बता देती हूं। जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, जेआईआईबी, सीआईआईबी, कहा ना, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड करते हैं। और हम एक उद्देश्य को लेकर आए हैं कि आप सभी को स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आप फ्यूचर में चूज करने वाले हैं, जिस भी फील्ड में आप जाने वाले हैं, उसकी तैयारी जीत की पहले से ही करना है ना। इसलिए ऑनलाइन वीडियोस आप जरूर देखिएगा, सभी विषय के और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के। तभी तो प्रिपरेशन हमारी हमेशा कामयाबी की ओर ले जाती है और हम इसी तरह से वीडियोस देखते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी चमकेंगे आसमान के शुक्र तारे के जैसे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम करने वाले हैं हमारा पार्ट 6, बिल्कुल आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पार्ट 6। नाम है शुक्र तारे के समान। लिखा है स्वामी आनंद जी ने। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। यस, सही सुना है आपने। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के दौरान हम पढ़ेंगे स्वामी आनंद जी के जीवन परिचय को और साथ ही साथ हर एक जो पैराग्राफ है उसको ध्यान से, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें संबंधित जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उभर रहे हों या सुनते टाइम जो भी आपको लग रहा हो कि हाँ ये डाउट है या ये कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उत्तर अवश्य मिलेगा आपको। चले, हाँ, ये स्वागत है आपका स्वामी आनंद जी। और हम करते हैं हिंदी के सभी साहित्यकारों को, गद्यकारों को, निबंधकारों को, रचनाकारों को, कवियों को, कवियत्रियों को, हर एक रचनाकार को सादर नमन और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का परचम न केवल देश में बल्कि विदेश में भी फहराया। तभी तो हिंदी है हम, हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। और हमारी हिंदी चारों ओर अपने विकास की ओर नित्य प्रतिदिन बढ़ती जाती है। स्वामी आनंद जी। स्वामी आनंद जी का जन्म हुआ गुजरात के कठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 में। इनका मूल नाम हिम्मत लाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। 1907 में स्वामी आनंद जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। कब जुड़ गए? ध्यान रखिएगा, सन 1907 में स्वामी जी जुड़ गए आंदोलन से। ओके, अब जब वे आंदोलन से जुड़ गए तो उनके संपर्क में कौन आए होंगे? बताइए, कब की बात हो रही है ये? 1887 और 1907, बिफोर फ्रीडम। बिल्कुल, बापू जी के संपर्क में तो आए ही होंगे। ठीक है। 1917 में गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया के प्रसार व्यवस्था संभाल ली उन्होंने, क्योंकि लेखन कार्य में जिनकी कुशलता होती है वे इसी क्षेत्र में अपने आप की पहचान बना लेते हैं। इसी बहाने उन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारे लाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। जिसके हम निकट रहते हैं या जिसके कहते हैं ना कि हमारे जिनसे विचार मेल खाने लगते हैं तो उनका और हमारा जो साथ रहता है वो बहुत मजबूती के साथ बंधा रहता है। ऐसा ही कुछ हुआ स्वामी आनंद जी के साथ। तो यहाँ आ गए महादेव जी के साथ और साथ ही साथ बापू जी के साथ आए, उनके साथ ही साथ प्यारे लाल जी के निकट भी जानने का उनको मौका मिला और इस तरह से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बात की जा रही है शुक्र तारे के समान अर्थात महादेव देसाई जी की, जो बापू जी के प्रमुख सचिव थे, मतलब एकदम पर्सनल असिस्टेंट कहेंगे। और वे स्वयं भी, महादेव जी भी अपने आप को गांधी जी का हम्माल कहते थे। हम्माल अर्थात सेवा करने वाला सेवक। ठीक है। और उनको ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता था
क्योंकि उन्होंने जब से वे विद्यार्थी जीवन काल में थे ना, तब से उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। उनके विचार में बहुत बल था, उनके विचारों में एक अनोखापन था, विलक्षण बुद्धि या विलक्षण विचारों के धनी थे महादेव देसाई जी। उनकी इसी विलक्षणता के माध्यम से उनको सरकारी विभाग में अनुवादक या ट्रांसलेटर, उस विभाग में उनको नौकरी मिल गई और तभी से वे वहां नौकरी कर रहे थे। उनकी लिखावट तो इतनी सुंदर थी जिसका लोहा देश विदेश में माना जाता था। उनकी लिखावट इतनी अच्छी थी कि वे जब भी कोई उनके महात्मा गांधी जी के जो पत्र लिखते थे ना, या महात्मा गांधी जी जिनको भी पत्र भेजते थे, तो वो स्वामी महादेव जी ही लिखते थे। जैसे दिल्ली के वायसराय को पत्र लिखा, अंग्रेज सरकार की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी वो पत्र खोलते तो पत्र पढ़ने से पहले वो लिखावट को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे, घंटों निहारते रहते थे। इसलिए लेखक ने, स्वामी आनंद जी ने बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि उनकी लिखावट का लोहा सभी मानते थे और उनकी लिखावट का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था। सोचिए, इतनी बड़ी बात कह देना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी की तुलना किसी से ना की जा सके, अर्थात वो इतना अतुलनीय है, इतना अनुपम है, इतना इनक्रेडिबल है कि उसके समान कोई हो ही नहीं सकता। तभी तो उनको शुक्र तारे की तुलना या शुक्र तारे से उनकी उपमा की गई है। इतने विलक्षण प्रतिभा के धनी थे हमारे महादेव देसाई जी। अब ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव, प्रमुख सचिव, निजी सचिव महादेव भाई देसाई जी की बेजोड़ प्रतिभा का और व्यस्ततम दिनचर्या का वर्णन किया है। प्रतिभा का वर्णन तो किया ही है, साथ ही साथ कितने वे व्यस्त रहते थे और व्यस्त रहते हुए भी सभी कार्यों को बखूबी करना। हर एक कार्य में, चाहे वो लेखन का कार्य हो या आंदोलन से जुड़ी हुई कोई चर्चा हो या बापूजी से मिलने जो आते थे लोग, उनकी बातों को सुनना हो, किसी भी बात को वो इग्नोर नहीं करते थे। ये नहीं कि अब मैं तो बापूजी के साथ हूं, मैं तो उनका प्रमुख सचिव हूं या निजी सचिव हूं, तो उनमें कोई अहंकार आया हो। विनम्रता थी, वाणी में कुशलता थी, लेखनी में जादू था, इसलिए तो उनकी तुलना तो शुक्रतारे से की गई है। ठीक है, उन्होंने महादेव भाई की तुलना शुक्रतारे से की है, जो सारे आकाश को जगमग कर दुनिया को मुग्ध करके अस्त हो जाता है। अब यहां पर देखिए, शुक्र तारा जो कुछ समय के लिए आता है और दुनिया को जगमग कर देता है और अस्त भी हो जाता है। इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अस्त मतलब समझते हैं, अस्त हो जाता है, उदय होता है और अस्त हो जाता है। तो यहां पर अस्त इसलिए कहा है क्योंकि महादेव देसाई जी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। अब क्यों? क्योंकि जब गांधी जी आश्रम में चले गए थे और वहां से उनको प्रतिदिन आना जाना होता था, और वो जहां रहते थे वो लगभग 11 मील या 14-15 किलोमीटर की दूरी का, गर्मी का मौसम हो या कोई सा भी मौसम हो, प्रतिदिन जाना उतना ही फिर आना, तो स्वास्थ्य पर एक विपरीत प्रभाव पड़ा और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तभी तो उनको कहा है शुक्र तारे के समान आए, दुनिया को जगमग कर गए, अपनी प्रतिभाओं से, अपने गुणों से सबके लाडले भी बन गए। ना केवल देश में बल्कि विदेश में भी वे सबके प्रिय हो गए, क्योंकि उनकी लेखनी से ना केवल हिंदी समाचार पत्र या भारत में ही समाचार पत्रों में उनके लेख आते थे, बल्कि संपूर्ण यदि जो विदेश का है उसमें भी उनके लेख आते थे। तो सभी उनकी लिखावट का, उनके लेखों का, उनके विचारों का लोहा मानते थे। और वे इस तरह से दुनिया से अचानक चले गए कि बापूजी ने कहा कि उनका जो घाव है उसको भरना तो संभव नहीं है। वे गांधी जी के इतने निकट थे और बापूजी उनको आजीवन भूल नहीं पाए, क्योंकि अपनी वे छवि एक अलग ही स्थान बनाकर चले गए। सन 1917 में वे गांधी जी से मिले और तब गांधी जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी पद सौंप दिया था, क्योंकि बापूजी कहते हैं ना कि व्यक्ति की पहचान उसके चाल ढाल वर्ताव से हो ही जाती है, और बापूजी ने उनके अंदर के व्यक्तित्व को, उनके अंदर की ईमानदारी को भांप लिया था और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सौंप दिया, पद सौंप दिया। सन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ
और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो उस समय बापूजी ने महादेव जी को अपना वारिस कहा था कि मेरे बाद, मैं तो जेल में जा रहा हूं, मेरे बाद जो भी मेरी जिम्मेदारी है या जो भी मेरे कार्य हैं वो महादेव संभालेगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर गए बापूजी। उन दिनों गांधी जी के सामने अंग्रेजों द्वारा अत्याचारों और जुल्मों की जो दल कहानियां सुनाते थे, महादेव भाई उनकी संक्षिप्त टिप्पणियां बनाकर उन्हें रूबरू मिलवाते भी थे। जो भी दल आते थे, जो भी जितने भी ग्रुप्स आते थे, दल मीन्स ग्रुप, ठीक है, जब भी बापूजी से कोई मिलने आते थे तो महादेव जी उनसे प्रेम पूर्वक मिलते थे, उनकी सभी बातों को ध्यान से सुनते थे और संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब किसी, मान लीजिए 10, 20, 15 लोग जो भी आए हैं या उससे ज्यादा भी आ सकते थे, तो उनकी सभी की बातों को सुनना और सबका एक कॉमन बिंदु या पॉइंट निकालकर उनसे संक्षिप्त समराइज करके बापूजी के समक्ष रखते थे और फिर उनकी भेंट बापूजी से करवाते भी थे। उनके इस रवैये से वे सबके चहीते बन गए थे। किसी से भी उन्होंने ऐसे एकदम नहीं इग्नोरेंस जैसे बात नहीं की, सबसे वे प्रेम पूर्वक मिलते थे और हमेशा उनका जो रुझान था, जो झुकाव था, वो विनम्रता पूर्वक रहता था। कभी भी उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया। जब भी उनसे कोई पूछता था आप, तो वो हमेशा कहते थे मैं गांधी जी का सेवक हूं, मैं गांधी जी का हम्माल हूं। ये शब्द कहना ही अपने आप में उनके बड़प्पन की ओर संकेत करता है। क्रॉनिकल के संपादक, ध्यान से सुनिएगा, क्रॉनिकल के संपादक हार्नी मैन को देश निकाले की सजा मिल गई। किस बात पर? कि वे बहुत ईमानदारी से, निडरता के साथ अपना काम करते थे। ये होती थी अंग्रेजी सरकार में। न्याय क्या होता था? जो न्यायपूर्वक काम करता था उसके साथ अन्यायपूर्वक बर्ताव करके उसको नौकरी से ही हटा दिया। तो क्रॉनिकल के संपादक हार्नी मैन को देश निकाले की सजा मिल गई और उनको इंग्लैंड भेज दिया। यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी पड़ने लगी क्योंकि वही मुख्य लेखक थे यंग इंडिया के, और जब उनको निकाल दिया गया तो अब लेखों की कमी पड़ने लगी, क्योंकि हार्नी मैन ही मुख्य रूप से लेख लिखते थे। इसलिए अब ये जिम्मेदारी गांधी जी ने ले ली। बाद में उनका काम बढ़ने के कारण इस अखबार को सप्ताह में 2 बार निकालना पड़ा, क्योंकि गांधी जी के साथ कौन थे? महादेव देसाई जी, जिनकी कलम जादू थी, जिनकी रचना में जादू था, जिनकी लिखावट, जिनके विचार का लोहा दुनिया मानती थी। तभी तो वे सबके चहीते थे। कुछ दिन बाद अखबार की जिम्मेदारी लेखक के हाथों में भी आ गई, स्वामी आनंद जी के हाथों में भी आ गई। महादेव भाई और गांधी जी का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा, क्योंकि अब जगह जगह जाकर जनसभाएं करनी है, जन जन के मन में आजादी की लहर जगानी है, आजादी की चिंगारी को उड़ाना है, ताकि अंग्रेजों से किस तरह से छुटकारा पाया जाए और अंग्रेजों को किस तरह से भारत से खदेड़ा जाए, ये चलने लगा था। तो जब बापूजी और महादेव जी भ्रमण पर जाते थे, उसके साथ भी, उसके बाद भी महादेव जी लेख भी लिखते थे। इतनी व्यस्ततम दिनचर्या के बाद वे अपना झोला अपने कंधे पर टांगे रहते थे और झोले में उनकी धन संपत्ति रहती थी। उनकी धन संपत्ति क्या थी? कलम, कॉपी, किताब, ये उनकी संपत्ति थी। परंतु महादेव जी जहां भी होते समय निकालकर लेख लिखते भी थे और भेजते भी थे। महादेव भाई गांधी जी के यात्राओं और दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के बारे में लिखते, साथ ही देश विदेश के समाचारों को पढ़कर उस पर टीका टिप्पणी भी करते थे। टीका टिप्पणी का अर्थ होता है जो भी दुनिया जगत की जो खबरें हैं, उनकी जो सही बात है उसको भी लिखना है, उसमें जो कमी रह गई है उसको भी लिखना है, और क्या होना चाहिए। एक आलोचक पता है क्या होता है? आलोचक या समीक्षक, उसको कहते हैं जो कमी तो बताए, लेकिन कमी बताने के साथ साथ उस कमी को सुधार के तरीके भी बताए। बहुत से तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने वो जरूर सुना होगा एक वाकया कि एक मूर्ति बनी थी चौराहे पर, और उस मूर्ति में लोग वहां पर लिख दिया गया कि जिसको भी जो कमी दिखे कृपया बताते जाइए और इस बॉक्स में डालते जाइए कमियां। पता चला कि कमियों से वो डब्बा भर गया। कमियां ही कमियां, कमियां ही कमियां, क्योंकि हाँ मूर्ति तो सही है, लेकिन थोड़ा यदि ये ऐसा होता तब अच्छी लगती। दूसरा व्यक्ति है, मूर्ति है तो सही, लेकिन ये जो बनाने वाले ना, इसकी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है, थोड़ी नजर ऐसी होनी चाहिए थी, वैसा होने थे, कपड़े ऐसे, मतलब दुनिया भर की कमियां निकालना, जो कि मानवीय प्रवृत्ति है। कमियों से भर गया बॉक्स। अब ठीक है, जो मूर्तिकार था उसने फिर दूसरे दिन लिखा
कि इसमें जो सुधार की आवश्यकता है उस सुधार को भी बताया जाए। पता चला उसमें सुधार किसी ने नहीं बताया। फिर तो सब कह नहीं नहीं मूर्ति में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी है, क्या बात है। तो यदि हम कमी बताने का जिगर रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो उसको सुधार की भी हिम्मत होनी चाहिए, तब जाकर हम किसी की कमी बताएं। सुधार अर्थात पॉजिटिव वे, ऐसा नहीं कि तुम में ये कमी है तुम्हें ऐसा करना चाहिए और डींगे मारते रहते हैं। किसी की कमी बताना या किसी में सुधार लाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन किस लहजे से हमें कहना है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो भी जैसे लिखते थे, समाचार पत्रों को पढ़ते थे, तो उन पर जो भी टीका टिप्पणी करते थे, साथ ही साथ उनमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, वो भी लिखते थे। अपने तीव्र बुद्धि के कारण देशी विदेशी समाचार पत्र वालों के ये लाडले बन गए थे, क्योंकि उनकी जो कमियां भी निकालते थे ना, उनको लगता था क्या बात है, महादेव ने तो वाकई महान काम कर दिया, और वो सबके चहीते बन गए, सबके लाडले बन गए। कैसे बने? अपनी प्रतिभा के कारण। कैसे बने? अपनी विनम्रता के कारण। कैसे बने? अपने व्यक्तित्व के कारण। तो अपने व्यक्तित्व को निखारते रहना है, ठीक है। चलो और चलते हैं, क्या हुआ। गांधी जी के पास आने से पहले ये सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। अनुवाद विभाग समझते हैं ना, ट्रांसलेट करना है इस भाषा से दूसरी भाषा में। अंग्रेजी भाषा जानते थे, कई भाषाओं का इनको ज्ञान था, तो वे सरकारी विभाग में नौकरी करते थे। और कब से नौकरी करते थे? जब से ये विद्यार्थी थे। तभी तो वो कहावत सुनी आपने, पूत के पांव पालने में दिखना। तो जो जिस हुनर का होता है, जो जिस तरफ जाना चाहता है, उसकी प्रतिभा अनायास ही दिखती है, परंतु कभी कभी वो संगति में इधर उधर हो जाती है। इसलिए सोच समझकर अपने मित्रों का चयन कीजिएगा। आपसे कह रही हूं मैं, आप ही से, क्योंकि ये जो समय है आपका विद्यार्थी जीवन काल का, ये सबसे अहम समय है, सबसे महत्वपूर्ण समय है आपकी होल लाइफ का। इस समय में अपने आप को यदि हमने बहुत अच्छे सांचे में ढाल दिया, या अपने आप को निर्मित कर लिया, अपने माता पिता की, अपने शिक्षकों की, और जिनका भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको भी आप आइडियल मानते हैं, जिनको भी आप आदर्श मानते हैं, उनकी बातों को यदि हमने ध्यान से सुना, इंप्लीमेंट किया, लागू किया, तो फिर देखिए आपका व्यक्तित्व चमकेगा शुक्र तारे के समान जरूर। गांधी जी के पत्रों में महादेव भाई की लिखावट होती थी, और उनकी लिखावट तो ऐसी होती थी कि बस देखते ही रहिए। जब भी गांधी जी जैसे दिल्ली के वायसराय या किसी को भी सरकारी पत्र भेजते थे, तो गांधी जी उनकी लिखावट में लिखवाते थे। तो पत्र वे पढ़ते बाद में थे, पहले देखते ही रहते थे, निहारते रहते थे उनकी राइटिंग को। इतनी सुंदर लिखावट थी, जिसका मतलब लेखक ने लिखा है कि उनकी लिखावट की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, कोई उनकी लिखावट का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। इतनी बड़ी बात। उनकी लिखावट लंबी सी जेट की गति से लिखी जाती थी, और ऐसा नहीं है कि आराम से बड़े ऐसे लिख रहे हैं जमा जमा कर, नहीं कि मैडम अच्छी राइटिंग में लिखना है, हम थोड़ा धीरे लिख लें, ऐसे पूछते हैं आप लोग, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कबीरदास जी का दोहा याद रखिए, करत करता अभ्यास के जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर होत निशान। तो ये प्रैक्टिस जब हम करते जाते हैं, लिखावट तब सही होती है। तो उनकी जो लिखावट होती थी वो एकदम स्पीडली भी लिखते थे, वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे, परंतु उनकी लेखनी में कॉमा मात्र की भी गलती नहीं होती थी। इतने फास्ट वे लिखते थे, उसके बाद भी कोई गलती नहीं होती थी। इसलिए तो गांधी जी भी अपने मिलने वालों से बातचीत को, जो भी उनकी नोटबुक से मिलान करने को कहते थे, जब भी टाइप राइटर जो टाइप कर देते थे और कभी गलती निकलती थी, तो पता है बापूजी क्या कहते थे? देसाई की उससे चेक करो, वहां कोई गलती नहीं होगी। मतलब उनको एक उदाहरण के रूप में लिया जाने लगता है। कहते हैं ना, उदाहरण तो सब देते हैं, आसान होता है उदाहरण देना, सबसे मुश्किल और सबसे अहम होता है उदाहरण बनना। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान होता है, सबसे मुश्किल होता है भीड़ से अलग खड़े होकर चलना, या ऐसा करना जिसके लिए भीड़ खड़ी हो जाए। तो अपने व्यक्तित्व को निखारते रहना है हमेशा। वे अपने बड़े बड़े झोलों में ताजे समाचार पत्र और पुस्तकें रखा करते थे, जिसे वे रेलगाड़ी, रैलियों तथा सभाओं में पढ़ते, या फिर नवजीवन या यंग इंडिया के लिए लेख लिखते रहते। वे इतने व्यस्त समय में अपने लिए कब वक्त निकालते पता ही नहीं चलता था। इतने व्यस्त रहते थे कि लगभग 24 घंटों में से 17-18 घंटे तो कंटिन्यू काम करते थे। और हमको क्या लगता है
कि हम बहुत काम करते हैं, देखो हमारे पास समय ही नहीं है। भाई समय सबके पास 24 घंटे है। कुछ उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर कर पहुंच जाते हैं आसमान पर शुक्र तारे की जगह, और कुछ आलस्य में जीवन बिता बिता कर यही कहते रहते हैं क्या करें भैया, टाइम ही नहीं है, कहाँ से काम करें, घर गृहस्थी का काम इतना है, नौकरी पर जाना है, ये सब करना है, उसका रोना रोते रहते हैं। तो टाइम वही है, हमें उसको मैनेज करना होता है। और समय पाबंदी या टाइम मैनेजमेंट जिसने सीख लिया, समझो उसने दुनिया को जीत लिया। अब क्या हुआ कि वे इतने व्यस्त समय में अपने लिए कब समय निकालते थे पता ही नहीं चलता। 1 घंटे में 4-4 घंटों का काम निपटा देते थे। जो लोग 4-4 घंटों में काम करते थे ना, वो उसको 1 घंटे में निपटा लेते थे। महादेव भाई गांधी जी के जीवन में इतने रच बस गए थे कि उनके बिना महादेव भाई की अकेले कल्पना ही नहीं की जा सकती। जब भी महादेव जी से कोई कुछ भी पूछता तो सबसे पहले उनकी बातों में, उनकी चर्चा में बापूजी आते थे। जब भी उनसे कोई परिचय पूछता कि आप अपना कुछ बताइए, तो वे कहते थे मैं तो गांधी जी का हम्माल हूँ, मैं तो गांधी जी का बावर्ची हूँ, मैं तो गांधी जी का सेवक हूँ, मैं तो बापू जी का, ये मतलब उनकी बातों में बापू जी के अलावा कुछ रहता ही नहीं था। इसलिए यहाँ पर लिखा है लेखक ने कि वे इतने रच बस गए थे बापू जी में कि महादेव भाई की अकेले कल्पना ही नहीं की जा सकती। महादेव जी का जब भी नाम आता है, बापू जी का नाम तो उनसे पहले आ ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बापूजी की पूरी जो दिनचर्या है उससे संबंधित बिताया। साथ ही साथ आपने ये भी अभी मैंने बताया था ना कि जब भी वे लेख कार्य में जुट जाते थे, और गांधी बापूजी जब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे तो वहां से लगभग 11 मील की दूरी थी। नित्य प्रतिदिन 11 मील आना, 11 मील जाना, घोर घनघोर कड़ी दोपहरी में, पसीने टपटपाती हुई दोपहरी में भी आना जाना उन्होंने किया, जिसका उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा और उन्हें अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ा। ये बड़े शोक की बात है। उन्होंने गांधी जी की पुस्तक सत्य का प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद भी किया। सन 1934-35 में गांधी जी मगनवाड़ी से चलकर सेवाग्राम चले गए। ध्यान से सुनिएगा, कब चले गए थे? सन 1934-35 में गांधी जी मगनवाड़ी से चलकर सेवाग्राम चले गए, परंतु महादेव जी मगनवाड़ी में ही रहे। वो सेवाग्राम नहीं गए थे, ठीक है। वे रोज वहां से पैदल चलकर सेवाग्राम जाते तथा शाम को काम निपटाकर फिर वापस आते, जो कुल 11 मील था, और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर्स रहते हैं, ठीक है। इस कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु का दुख गांधी जी को आजीवन रहेगा। तभी तो बापूजी ने कहा था कि उस घाव को कोई नहीं भर सकता, क्योंकि उनके लिए देसाई जी एक मतलब उनके शरीर का ही हिस्सा थे। और शरीर का हिस्सा, कोई सा भी हिस्सा, चाहे वो एक उंगली क्यों ना हो, एक उंगली का इतना सा हिस्सा ही क्यों ना हो, वो यदि चला जाता है तो हम उस अपंग कहलाने लगते हैं, अपाहिज कहलाने लगते हैं। तो उन्होंने देसाई जी को अपने एक शरीर का हिस्सा, अहम हिस्सा माना, और उन्होंने यही भी कहा कि इस घाव को कोई कभी भर ही नहीं सकता। इतने अल्प समय के लिए ही कह सकते हैं, क्योंकि ना वे किसी बीमारी में गए, ना उनकी इतनी अभी उम्र थी कि बुजुर्ग हो गए हों इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गए। कोई बीमारी नहीं, पलंग पर पड़े नहीं रहे, लेकिन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु उपरांत भी आज अमर हैं और सदा सदा के लिए अमर हो गए, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी कुशलता से, अपने लक्षणों से, अपनी वाणी से, अपनी विनम्रता से। तभी तो कहते हैं कि हम कितनी भी सफलता पर क्यों ना पहुंच जाएं, हम आसमान को ही क्यों ना छू लें, लेकिन कदापि हमें, कहते हैं ना कि जमीन तो पैर पर ही रखना है, मतलब पैर तो जमीन पर ही रखना है। यहां पर बात हम कर रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं और अपने आप में अहंकार जैसा भाव उत्पन्न कर लेते हैं, तो वो अहंकार भाव कभी भी उत्पन्न नहीं होने देना है। अपनी पहचान अपने बलबूते पर बनाना है, अपने अस्तित्व का निर्माण करना है, ताकि हमारे गुणों की चर्चा युगों युगों तक रहे। क्योंकि कहते हैं ना कि हमसे अधिक आयु तो हमारे व्यवहार, हमारे आचरण और हमारे चरित्र की होती है। प्यारे विद्यार्थियों, हर एक पाठ को, हर एक सीख को आप हमेशा जीवन भर याद रखिएगा। ये तो क्लास 9th की हम बात कर रहे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे,
ठीक है। इसी तरह के वीडियोस हमेशा आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर प्राप्त होते रहेंगे और आपकी क्लास के वीडियोस आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जैसे हिंदी तो हिंदी में रहेगा ही, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इनके वीडियोस आप हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं और अंग्रेजी मीडियम में भी। ठीक है, वीडियो पर कैसे जाएं वो भी बता देती हूँ। आप तो वैसे भी स्मार्ट बच्चे हैं, स्मार्ट टेस्ट बच्चे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और जिस भी विषय, जैसे हिंदी का आपको वीडियो देखना है, वीडियो पर गए और जाएंगे प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट पर सभी एकदम कैटेगराइज्ड है, हर एक टॉपिक को वेल ऑर्गेनाइज करके रखा है। जैसे सीबीएसई या एनसीईआरटी पर आधारित आपको पाठ्यक्रम देखना है या फिर संपूर्ण विषय का विवरण देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है या संपूर्ण अध्याय का वीडियो देखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है, जो भी आपको देखना है आपको करना है क्लिक, वीडियो आपके सामने आएगा और जो वीडियो आपके सामने आएगा वो होगा एकदम अनोखा, बहुत ही समझने योग्य, समझेंगे भी आप और पसंद भी आएगा आपको, इतना भी मैं आपको भरोसा दिलाती हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो जो अपलोड होगा, रिलीज होगा, उसके बारे में तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलना है। मुझे पता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है, आप बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए, अपने परिचितों को शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, क्योंकि ना केवल यहाँ पर विद्यालयी शिक्षा या स्कूली एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी देता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।